तो नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट एडिशन ऑफ Na2CO3। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन हुआ जिससे कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया फिर से। ये तो इनसॉल्युबल पीपीटी है, ये सेटल डाउन हो जाएगा कंटेनर के बॉटम में, तो हम इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि सर यहाँ पर एक और सॉल्ट जनरेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या इसकी वजह से पानी में कोई हार्डनेस नहीं होगा? तो आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं होगा। सोडियम प्लस की वजह से पानी में हार्डनेस कभी नहीं होता है। हमने बोला ही शुरुआत से ही किन आयंस की वजह से हार्डनेस होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम 2+ आयंस की वजह से होता है। तो इसकी वजह से देयर विल बी नो हार्डनेस। यहाँ पर लिख लो मोटे मोटे शब्दों में, क्वेश्चंस में तुमसे खेलता है वो। सोडियम के सोल्ट भी दे देगा क्वेश्चंस में हार्डनेस निकालने के लिए, और बच्चे वही काम करते हैं, हार्डनेस को निकालते समय सोडियम के सोल्ट को भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं Na+ आयंस की वजह से पानी में हार्डनेस नहीं होती। हालांकि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों ने हार्डनेस को सोडियम प्लस के आयंस के टर्म्स में डिफाइन किया ही नहीं है। तो इट इज ऑब्वियस दैट देयर विल बी नो हार्डनेस एज पर सोडियम प्लस आयंस, राइट। कमिंग ऑन टू द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है बाय यूजिंग क्लार्क्स मेथड। बाय क्लार्क्स मेथड, ठीक है। यस, क्लार्क्स मेथड क्या होता है? कुछ इसमें नया नहीं है क्लार्क्स मेथड में। हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। लेकिन वो तुमसे क्वेश्चन में खेलता है, वो तुमको क्वेश्चन में बोलेगा लाइम डाला है। लाइम तो ये नहीं होता, लाइम क्या होता है? ये होता है, ठीक है। तो दोनों जब भी यूज करें तो समझ जाओ क्लार्क्स मेथड ही है। तो पानी में बाइकार्बोनेट सॉल्ट है, मैं दोनों का रिएक्शन लिख कर दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और पानी बनेगा। जरा बैलेंस करो, दो कैल्शियम, हाइड्रोजन 2 2 4, तो 2H2O हो गया बैलेंस। ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है यूजिंग स्लेक लाइन। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? यहाँ पर भी यही बनेगा, प्रोडक्ट तो यही बनेंगे, प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, 2 कैल्शियम है, बस यहाँ पर आप ये लगा दीजिए। इज इट ओके? यस सर। बस ये क्लार्क्स मेथड है। ये तीनों मेथड न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। नोट कर लिया? नो सर। यस सर। यस सर। कर फिर नोट पापी। हो गया सर। Now we will talk about the removal of permanent hardness. रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, फटाफट लिखो क्या होता है। पहला तरीका होता है बाय एडिंग Na2CO3 या फिर Na3PO4।
तो क्या रिएक्शन होंगे? कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स इन्हीं की वजह से होते हैं बेटा, Yes, sir. Yes. ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो अगर कैल्शियम का क्लोराइड है, उसका रिएक्शन आप कर रहे हो, मान लो सोडियम फॉस्फेट से कर रहे हो, तो क्या आएगा? कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा, अगेन आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो रहा है। हमारा काम है कैल्शियम को निकालना भाई, किसी भी तरह से कैल्शियम को निकालो। तीन तीन इधर तीन आ जाएगा, ठीक है। अगर कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन आप Na2CO3 से करोगे तो क्या होगा? रिएक्शन साथ साथ लिखते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस NaCl, 2NaCl, बाकी बैलेंस है। सेम मैग्नीशियम के साथ भी यही रिएक्शंस होंगी, कोई अलग रिएक्शंस नहीं होंगी। सल्फेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट इसके साथ रिएक्शन करेगा, देन यू विल गेट सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। सेकेंड मेथड, यूजिंग कैल्गन मेथड। कुछ लोग इसको कैल्जोन भी बोलते हैं। यूजिंग कैल्गन मेथड, कैल्गन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कैल्गन का मतलब ही क्या है? कैल्शियम गोन, कैल्शियम गोन मेथड। पूरी परमानेंट हार्डनेस में हमारा टारगेट ही है कैल्शियम को एनी हाउ निकालना। अब कैल्गन क्या होता है? कैल्गन एक कंपाउंड का नाम होता है वैसे, ठीक है। ये कंपाउंड किस लिए काम आता है? कैल्शियम को भगाने के लिए। कैल्गन होता है Na6PO3 6। ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है, मतलब एग्जैक्टली जो इसका फॉर्मूला होता है वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, Na2NA4PO3 6। इसको हम कैल्गन बोलते हैं, ठीक है। और रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड अगर कैल्गन से रिएक्ट करेगा तो हमको क्या मिलेगा? ये कैल्शियम अंदर जाता है, Na2, यहाँ पर 4 सोडियम है ना, लेकिन सोडियम पे तो एक पे तो प्लस होता है, तो 4 सोडियम की जगह पर अगर कैल्शियम आएंगे तो कितने आएंगे? तो 2 आएंगे, 2. Ca2PO3 6। 2 Na, 4 सोडियम है, चारों के चारों निकल गए, तो क्या मिलेगा? 4 मोल ऑफ NaCl मिल जाएगा। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पीछे वाला पेज तो नहीं करना? कर दो सर। सर पीछे करना। हो गया सर। नेक्स्ट तरीका है परम्यूटेट प्रोसेस। परम्यूटेट प्रोसेस, या इसको तुम लोग जियोलाइट प्रोसेस भी कह सकते हो। जियोलाइट, खाओलाइट, जियोलाइट, अमूल बटर, खाओलाइट, जियोलाइट, इसको बोलते हैं जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है। जियोलाइट क्या होता है? जियोलाइट के बारे में डिटेल में तुमको नरेंद्र सर पी ब्लॉक में पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हमको, क्योंकि जियोलाइट का कोई ऐसा काम नहीं है, डिटेलिंग जियोलाइट की नहीं है। जियोलाइट बस ये याद रखना, ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। और बाकी कोई भी कंपाउंड बना, कोई भी एलिमेंट बना सकता है जियोलाइट से, ठीक है। जनरली छोटे आयन्स हम लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे हार्डनेस रिमूव करने के लिए, वी विल यूज सोडियम जियोलाइट, Na2Z। Z इज यूज्ड फॉर जियोलाइट, ठीक है। यानी ये क्या होगा हमारे पास? सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। तुम लोग इसको ऐसे समझो, जो जियोलाइट्स होते हैं ना, इनके पास एक कैविटी होती है जिसमें ये चीजों को ट्रैप कर सकते हैं। इनके पास एक कैविटी होती है जिसमें ये क्या कर सकते हैं? चीजों को ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या? मान लो तुम्हारे पास कोई भी हार्ड वाटर सैंपल है जिसके अंदर क्या होंगे? कैल्शियम आयंस होंगे और मैग्नीशियम आयंस होंगे,
ठीक है, मैं बस तुमको मैकेनिज्म बता रहा हूँ ये होता कैसे है, कोई रिएक्शन नहीं होता यहाँ पे, ये मैकेनिज्म है। तो ये क्या करेंगे, जो जियोलाइट है, सोडियम आयन तो चले जाएंगे हार्ड वाटर में, और ये जो जियोलाइट है ये पकड़ लेगा कैल्शियम को और मैग्नीशियम को। तो यहाँ पे बनता है CaZ और Mgz प्लस 2Na प्लस, ये तुम्हारे सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे, पानी में पहुंच जाएंगे, मतलब सॉल्यूशन में नहीं, पानी में। अरे मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम 2 प्लस या मैग्नीशियम 2 प्लस आयंस, दे आर ट्रैप्ड बाय जियोलाइट। गॉट इट? यस सर। नोट करो फटाफट, हमको आज न्यूमेरिकल पोर्शन भी छूना है। हाँ कर सकते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि तुम्हारी और क्लास तो है नहीं। नाश्ता वास्ता करके बैठे हो कि नहीं? No. मैं भी ऐसे फोर्थ जो तरीका है दैट इज पीछे करना सर। ये ले, कर लो सर आगे। फोर्थ जो मेथड है ना बेटा, वो है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। फोर्थ मेथड क्या है? आयन एक्सचेंज रेजिन। कभी मतलब तुम लोग कभी तुम लोगों ने ट्रेन में या एयरप्लेन में ट्रैवल अगर किया हो, तो जब भी सिक्योरिटी चेक होता है, तो सिक्योरिटी चेक में या बस स्टैंड पे भी तुम लोग, जैसे दिल्ली में ISBT वाला बस स्टैंड है, तो वहां पे ये सिक्योरिटी चेक में तुम लोग, ये स्कैनर होता है, ये यहाँ पे स्कैनर होता है, ठीक है, और यहाँ पे वो बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है, यहाँ पे तुम्हारा लगेज जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है इधर की साइड। फिर यहाँ पे एक वो, या मेट्रो में तुमने ट्रैवल किया हो तो देखा होगा, फिर वो इधर दूसरी साइड बेल्ट पे निकल के आता है, ऐसे ही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कुछ भी ऐसी चीज होगी, Yes, sir. तो सिक्योरिटी गार्ड इधर खड़ा होगा, जो देख रहा होगा इधर अपने कंप्यूटर में, ठीक है, इधर बैठा हुआ अपना टेबल पे, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, ये अपना देख रहा होगा, बैठा हुआ। मेरी ड्राइंग तो मत जाना, पता नहीं क्या बना दिया मैंने। ये देख रहा है, इसने बोला कि तुरंत, अरे अरे तेरे बैग में दिक्कत है कुछ। इसने जैसे ही इसमें गया स्कैनर के अंदर, ये बोला तेरे बैग में दिक्कत है कुछ, तो क्या किया, दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को बोलेगा देखो क्या है, इसका सामान जो है वो निकालो। फिर तुम्हारा बैग जो बाहर जाएगा, क्या उसमें वो सामान होगा जो उसने निकाल लिया? बोलो। मान लो तुम्हारे बैग में एक कैंची पड़ी हुई थी, हम जितने भी शार्प चीजें होती है वो अलाउड नहीं होती है बैग में ले जाना, क्योंकि कब पता नहीं है, कब किसी का दिमाग सनक जाए और कोई कसाब बन जाए और मारा ही किसी को रेल में, है ना? तो बताओ, अब तुम्हारे बैग में यहाँ Yes, पर sir. सीजर दिख रही थी, यहाँ पे ये सीजर थी, ठीक है, क्या अब ये सीजर तुम्हारे बैग में होगी? No, sir. यस सर। नहीं होगी। एक No, और स्कैनर से निकलने के बाद तो होगी सर, है? गार्ड निकालेगा बैग में से। स्कैनर से निकलने के बाद तो बेल्ट पे तो होगी सर, फिर गार्ड नहीं निकालेगा। नहीं नहीं, अंदर अंदर पता चला उसने फिर उस बैग को पीछे करके निकाला, फिर दोबारा स्कैन किया, ऐसे मान ले, ठीक है, या ये मान ले ओके सर। कि ये जो ओके सर। मशीन है, ये सारी उन चीजों को अपने आप ही निकाल लेगी, किसी आदमी की जरूरत नहीं है। ये जो मशीन है ना, ये अपने आप ही जो चीजें इसमें अलाउड नहीं है ट्रैवलिंग के दौरान, वो उन चीजों को अपने आप निकाल लेगी, और वहां से जो चीजें निकलेंगी वो फिल्टर होकर निकलेंगी, और वो चीजें निकलेंगी जो हार्मफुल या डेंजरस नहीं है लोगों के लिए, ठीक है। तो दिस मशीन इज एक्टिंग एज अ रीजन, दिस मशीन इज Yes, एक्टिंग एज अ
रेजिन। नाउ व्हाट आर रेजिन? रेजिन क्या होते हैं? दे आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। ये अगर एग्जांपल समझ में आ गया तो तुम ये तरीका भी समझ जाओ। रेजिन्स होते हैं लॉन्ग चेन पॉलीमर्स, ठीक है। हम रेजिन को डिनोट करेंगे RNH से, ठीक है। रेजिन RNH टाइप का रेजिन होता है, ठीक है, RN और H, ठीक है। तो अब ये मान लो यहां से तुमने पास किया हार्ड वाटर, ये मानो यहां से तुमने पास किया हार्ड वाटर, और ये हार्ड वाटर रेजिन में पास होके रेजिन में भी आयन एक्सचेंज ही होंगे, रेजिन में भी क्या होंगे? आयन एक्सचेंज ही होंगे, और यहां से निकलेगा सॉफ्ट वाटर। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो जैसे ही ये हार्ड वाटर रेजिन के कांटेक्ट में आता है, तो कैल्शियम और हार्ड वाटर में तुम्हारे पास कैल्शियम 2+ आयन थे या मैग्नीशियम 2+ आयन थे, ये लोग हार्ड वाटर से कंबाइन किया और इधर से सॉफ्ट वाटर निकाल दिया। तो रिएक्शन क्या हुआ होगा बच्चों? अगर कैल्शियम 2+ का रिएक्शन देखें रेजिन के साथ, तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा होगा? कैल्शियम 2+ आयन जो है हार्ड वाटर सैंपल से वो रेजिन के अंदर गया, और रेजिन ने क्या किया? ये रेजिन ने कैल्शियम को पकड़ लिया, लेकिन रेजिन तो यहाँ पर 2 कैल्शियम पकड़ सकता है, लेकिन क्योंकि उसके वो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। बोलो, तो रेजिन क्या बनाएगा कंपाउंड तुम्हारा? RN होल्ड, कैल्शियम RN होल्ड वाइज। तो मतलब यहाँ पर 2 रेजिन के मॉलिक्यूल कंबाइन किए होंगे एक कैल्शियम को, और 2H+ उसने छोड़ दिया होगा, पानी में छोड़ दिया होगा। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। सिमिलरली मैग्नीशियम के साथ भी यही हुआ होगा, MgRN2। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्या? इस मेथड को अगर यूज करते हैं ना, देखो पानी में क्या बढ़ रहा है? पानी एसिडिक हो जाएगा सर। हाँ, तो पानी का जो नेचर है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा। हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ से जो तुमको सॉफ्ट वाटर मिलने वाला है उसका नेचर थोड़ा सा एसिडिक होगा, ठीक है। अरे बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो खत्म होता है। अब इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह के आएंगे हार्डनेस के, अब हमको वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हाउ टू रिप्रेजेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर हमको देखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो देखिए एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है जो हमको बताया हुआ है, एक उसी स्टैंडर्डाइज्ड तरीके को हम लोग फॉलो करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर रिप्रेजेंट करने के। तो लिखिए, किसी भी हार्ड वाटर सैंपल को किसी भी हार्ड वाटर सैंपल की हार्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं ppm ऑफ CaCO3 के टर्म्स में। हमने ppm पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, Yes, sir. तो किसी भी हार्ड वाटर सैंपल की अगर हार्डनेस आपको रिप्रेजेंट करनी है तो वो हमेशा किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट की जाती है? ppm ऑफ CaCO3, ठीक है। इसको हार्डनेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बोलो, या इसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस, या सिंपली हार्डनेस भी बोल देते हैं। कैलकुलेट हार्डनेस ऐसे बोल देगा क्वेश्चन में, तो सारी बातें एक ही हैं, ठीक है। सो व्हाट अबाउट डिग्री ऑफ हार्डनेस? कैन वी डिफाइन अ फॉर्मूला फॉर दिस? यस, ppm तो हमको मालूम ही है क्या होता है। डिग्री ऑफ हार्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? ppm ऑफ CaCO3 में। ppm ऑफ CaCO3 क्या होगा?
मास ऑफ CaCO3 इन हार्ड वाटर, ठीक है, ग्राम्स में ही होना चाहिए। नीचे होगा मास ऑफ हार्ड वाटर सैंपल इनटू 10⁶। ठीक है, तुम लोग ये सवाल मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर CaCO3 की ही टर्म्स में क्यों एक्सप्लेन करते हैं? हार्डनेस तो CaCO3 की वजह से नहीं होता। क्या सोचा तुम लोगों ने ये बात? हार्डनेस तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, इन सब की वजह से हार्डनेस होता है। लेकिन सर आप तो CaCO3 की बात कर रहे हो, क्यों भाई, ऐसा क्या है CaCO3 में? अरे दिमाग में बात आई थी कि नहीं आई थी, या अब आ गई? आ गई सर। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से जो है वो सही है कि नहीं? यस यस सर। सर। तो इसकी बात मैं बात करूंगा अभी, अगली 5-6 मिनट में मैं इसकी भी बात करूंगा कि हम लोग सिर्फ CaCO3 ही क्यों लेते हैं, या क्या हम कोई और सॉल्ट भी ले सकते हैं। इन सभी के बारे में भी डिस्कशन हमारा चलेगा। ठीक है, तो अगर मान लो लेट्स से आपको पहले से ही हार्डनेस दी गई हो, तो लेट्स से वी आर ऑलरेडी गिवन विद हार्डनेस, वी आर ऑलरेडी गिवन विद हार्डनेस ऑफ वाटर। हमको हार्डनेस ऑफ वाटर गिवन है, मान लो 150 ppm गिवन है। ठीक है, किसी वाटर सैंपल का आपको हार्डनेस गिवन है 150 ppm। तो मैंने ऑलरेडी बोला, जब आपको वो मेंशन ना करे कि हार्डनेस किस सॉल्ट की टर्म्स में वो बात कर रहा है, मान लो आपको ऑलरेडी किसी सैंपल ऑफ किसी हार्ड वाटर सैंपल का ऑलरेडी आपको हार्डनेस गिवन है 150 ppm, तो ये अंडरस्टूड है, अनलेस वो मेंशन ना करे आपको कि 150 ppm ऑफ फलाना सॉल्ट, ऑफ दिस सॉल्ट, ऑफ सो एंड सो सॉल्ट, आपको अगर कुछ ऐसा मेंशन ना करके दे, सो दिस इज अंडरस्टूड कि ये उसने किसकी टर्म्स में दिया है। बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में ही उसने आपको हार्डनेस दी है। अब 150 ppm कैसे आ सकता है? इस फॉर्मूले में कैसे 150 ppm आएगा? अगर मास ऑफ हार्ड वाटर सैंपल भी 10⁶ हो जाए, तो यहां से वो कट जाएगा, ऊपर बचेगा मास ऑफ CaCO3 हो 150 ग्राम। बोलो, तो आ जाएगा ना 150 ppm। यस सर। यस सर। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम यहां से ये नहीं बोल सकते कि भाई 150 ग्राम ऑफ CaCO3 is present in 10⁶ ग्राम हार्ड वाटर? अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर हमको सिर्फ, अगर मान लो 60 ppm दे दे, तो हार्डनेस अगर हमको 60 ppm दे दे, तो 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा कितने ग्राम हार्ड वाटर में? 10⁶ ग्राम हार्ड वाटर में, 10⁶ है ना। अब आता है सवाल जिसकी मैं बात कर रहा था कि CaCO3 ही क्यों? क्या आप किसी और सैंपल के टर्म्स में हार्डनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो या नहीं? ठीक है, तो लिखो। हाँ राहुल बोलो। सर कैल्शियम कार्बोनेट का मास 200 ग्राम ही होता है। बेटा यहाँ पे मैंने मोलर मास लिखा है क्या राहुल? ओके सर। तूने हार्ड वाटर सैंपल कितना ग्राम लिया है उसकी बात कर रहे हैं, और तू उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रेजेंट है, वो तो कितना भी हो सकता है। ओके सर। Hardness can also be represented
इन टर्म्स ऑफ अदर सॉल्ट्स, बिल्कुल रिप्रेजेंट की जा सकती है लाइक अदर सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बिल्कुल आप इन सभी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और अगर और भी कोई है तो उसके टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर और भी कोई होगा, तो इनके अलावा अगर और भी कोई होगा तो उसमें क्या ध्यान रखना है वो आने वाले समय में तुमको पता चलेगा। ठीक है, फिर सवाल उठा कि सर CaCO3 ही क्यों, यही सवाल उठा। ठीक है, क्या पहला सवाल का आंसर मैंने दे दिया कि क्या हार्डनेस और सॉल्ट्स के टर्म्स में एक्सप्लेन की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। फिर दूसरा सवाल दिमाग में आया, सर कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों लिया, फिर आप इसी के टर्म्स में बात क्यों कर ले, इसी के टर्म्स में बात कर लेते। तो भाई उसके दो रीजन है, उसके दो रीजन। पहला रीजन तो सिंपल सा है कि इसका जो मोलर मास है वो 100 है। ठीक है, तो कई बार तुम ऐसी ऐसे सिचुएशंस में आओगे जहां पे तुमको एक राउंडेड ऑफ मोलर मास चाहिए। 100 से सिंपल कुछ नहीं हो सकता, है ना। 101 भी थोड़ा सा कैलकुलेशन पर्पज से हमको डिफिकल्ट लगेगा, 99 भी, 98 भी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन पर्पजेस की वजह से 100 से अच्छा फिगर नहीं हो सकता। बात मानते हो सब लोग? यस सर। तो पहला रीजन बड़ा जेन्युइन सा है, बड़ा बेसिक सा रीजन है, सो कैलकुलेशन विल बी इजी। भाई दूसरा रीजन इंपॉर्टेंट है, दूसरा रीजन इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निकल रीजन है। क्या कि देखो, अगर एक तुम्हारे पास सॉल्ट है, सॉरी एक हार्ड वाटर सैंपल है, वी हैव अ हार्ड वाटर सैंपल, in that you have calcium 2 plus ions and you have magnesium 2 plus ions। यही होते हैं हार्ड वाटर सैंपल में, या तो कैल्शियम 2 प्लस होगा या फिर मैग्नीशियम 2 प्लस होगा। ठीक है भाई, यस। तो कितना कैल्शियम 2 प्लस है हमको ये पता करना है, बोलो भाई, या कितना मैग्नीशियम 2 प्लस है हमको ये पता करना है। तो हमने क्या किया, इस हार्ड वाटर सैंपल में डाला Na2CO3, पहले केस में डाला Na2CO3, तो हमको क्या क्या मिलेगा, CaCO3 मिल जाएगा, बोलो। और जो भी तुमने यहाँ पर कैल्शियम का जो भी, अगर क्लोराइड लिया है तो NaCl मिल जाएगा, सल्फेट लिया है तो सोडियम सल्फेट मिल जाएगा, वो फिलहाल कंसर्न नहीं है मेरा। अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर, अगर यहाँ पर तुम Na2CO3 ना लेते, जरा ध्यान से सुनिए, और मैं ले लेता सोडियम क्लोराइड, तो मेरे पास क्या बनता, CaCl2 बनता कि नहीं? अरे बोलो यस सर। बोलो। यस सर। मैं अगर यस सर। जस्ट सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर हम हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं तो CaCO3 मिल रहा है, प्रेसिपिटेट ये भी होगा, प्रेसिपिटेट ये नहीं होगा, CaCl2 नहीं होगा। अगर कैल्शियम 2 प्लस के साथ NaCl करोगे तो CaCl2 भी बन सकता है। ठीक है, सॉल्ट बन जाएगा ये तुम्हारा। अब सवाल ये है, देखो ये भी स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, मतलब तुमको इसका प्रॉपर 100% प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, काफी हद तक इसका प्रेसिपिटेटेड फॉर्म मिलेगा और थोड़ा सा सस्पेंडेड फॉर्म मिलेगा। तो होगा क्या, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सर दोनों तरीके से हम लोग कैल्शियम का एस्टिमेशन कर सकते हैं, बट फिर भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर प्रेफर करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि देखो कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीटली इनसॉल्युबल है पानी में। क्या है? कंप्लीटली इनसॉल्युबल है पानी में। तो अगर कंप्लीटली इनसॉल्युबल है तो इसका जो प्रेसिपिटेशन होगा, इसका जो प्रेसिपिटेशन सबसे फास्ट होगा। इसका प्रेसिपिटेशन क्या होगा? सबसे फास्ट होगा इसका प्रेसिपिटेशन, बोलो बेटा। यस सर। और अगर प्रेसिपिटेशन, हम ये नहीं चाहते कि हम हार्डनेस मेजर कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेट बहुत देर में बने, हम चाहते हैं कि तुरंत वो हार्डनेस रिमूव हो जाए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी कैल्शियम के बाकी सॉल्ट्स
के रिस्पेक्ट में सबसे कम है और सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट बनाता है और सबसे फास्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक है, अरे बोलो पापियों। यस सर। Yes. तो हम हमेशा CaCO3 को प्रेफर करते हैं, ऐसा नहीं है कि यही होगा। वी प्रेफर CaCO3 बिकॉज ऑफ दिस टू रीजंस। तो फिर सवाल तुम्हारा ये भी उठ सकता है, देखो तुमने तो किया नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं, फिर सवाल ये भी उठ सकता है कि सर अगर दूसरे सॉल्ट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे, है ना। हमको कोई भी सॉल्ट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो हमको CaCO3 का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, या तुमको CaCO3 से दूसरे सॉल्ट्स में जाना है तो भी CaCO3 का जरूरत पड़ेगा। दूसरे सॉल्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उनसे CaCO3 में जाना है तो भी तुमको जरूरत पड़ेगा। तो वो सब कन्वर्जन कैसे होगा, अब अगली बात हम उसकी करेंगे। 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है, मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा, ज्वाइन करना है।